हे एवरीवन, वेलकम टू लॉ ऑफ एन इश्यू। आज हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के बारे में। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि कई जगह पे ये मेंस में सब्जेक्ट आता है, तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेंस में आते हैं, उसे यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। लास्ट में जब सारे टॉपिक्स हो जाएंगे तो हम आपको कुछ प्री के क्वेश्चंस भी इसी में बताएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। क्वेश्चन आता है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है, एसेंशियल्स क्या होते हैं, वो समझाइए। तो आपको सबसे पहले एक फ्रेमवर्क बताया गया है, आप इसमें और चीज़ों को भी ऐड अप कर सकते हैं। हमने देखा है कि चेंजिंग टाइम के हिसाब से बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ लॉ में, और उनमें से एक जो मेजर डेवलपमेंट हुआ वो ये था कि डिस्प्यूट्स जो हैं उसे कोर्ट के बाहर ही सॉल्व किया जाए। ठीक है, और ऐसी चीज़ें हमने कई जगह और भी देखी हुई हैं, जैसे सेक्शन 89 जो है सीपीसी का वो भी यही बात करता है। साथ ही अगर देखें आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे भी बात की गई है कि हम किस हर तरह से आपकी सहायता करेंगे, लीगल सहायता जितनी हो सकेगी, रिप्रेजेंटेशन का हक सबको होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी डिस्प्यूट जो है वो बिना सॉल्व किए ही वापस नहीं किया जाएगा, और हर चीज़ का जो भी कोई डिस्प्यूट कभी सामने आता है उसका सॉल्व होना ज़रूरी है, जैसे कि रेमेडी होना ज़रूरी है अगर किसी भी चीज़ का वायलेशन हुआ है। तो आप अपने आंसर में दो चीज़ों को बता सकते हैं, सेक्शन 89 सीपीसी और आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर आप देखें तो आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बेसिस पे कोई भी इशू सबमिट कर सकते हैं आर्बिट्रेशन के लिए। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट समझ लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप जा रहे हैं आर्बिट्रेशन के लिए। सेक्शन 2 क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी एंड सेक्शन 7 में डील किया गया है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के साथ। इसमें बताया गया है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता क्या है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक ऐसी चीज़ होती है, एक एग्रीमेंट होता है जो सबमिट किया जाता है बाय पार्टी। किस रिगार्डिंग के लिए होता है, ऑल डिस्प्यूट या सर्टेन डिस्प्यूट्स। आप ये कह सकते हैं कि आप आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट आपने बनाया है वो या तो कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट है जो उठेंगे तभी आप आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे, या सारे ही डिस्प्यूट जो अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के बीच में आते हैं तो वो आर्बिट्रेशन के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। अराइज्ड और विच मे अराइज बिटवीन देम, कुछ ऐसे डिस्प्यूट जो ऑलरेडी अराइज्ड हो चुके हैं या कोई ऐसे डिस्प्यूट जो आगे चल के अराइज होंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल रिलेशन, अच्छा यहाँ पे डिस्प्यूट कैसा होना चाहिए, इन रिस्पेक्ट टू लीगल रिलेशन होना चाहिए, कोई लीगल राइट होना चाहिए, कोई लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, उसका वायलेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे बात किया जाता है व्हाट टाइप ऑफ लीगल रिलेशन, तो लीगल रिलेशन होना चाहिए चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो या ना हो। ठीक है, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्चुअल हो या ना हो में ही आपके आ जाते हैं सिविल डिस्प्यूट्स। तो आपने देखा कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में एग्रीमेंट बाय विच पार्टी सबमिट क्या क्या चीज़ों को वो सबमिट कर सकती है। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्म क्या होना चाहिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का। तो देखिए क्या हो जाता है, या तो आपने एक एग्रीमेंट बनाया, उसी में एक क्लॉज डाल दिया कि अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो वो आर्बिट्रेशन क्लॉज के तहत सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, या आप इसके लिए एक सेपरेट एग्रीमेंट भी बना सकते हैं। तो इसका फॉर्म दो तरीके से होता है। अब देख लेते हैं एसेंशियल्स क्या क्या है। अब अगर हम देखें कि एसेंशियल्स क्या क्या हैं, तो देखिए किसी भी एग्रीमेंट के लिए दो पार्टीज़ का होना तो ज़रूरी है। आप अकेले में तो एग्रीमेंट करेंगे नहीं, तो टू पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। अग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, कोई भी चीज़ जैसे एग्रीमेंट हुआ तो वो राइटिंग में होना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, एक आप आर्बिट्रेटर को अब अगर आप देखिए कि क्वेश्चन आएगा कि आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कंपोजिशन क्या होता है, तो ये हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो क्या है एसेंशियल्स क्या क्या है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के, दो पार्टी होनी चाहिए, अग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, एग्रीमेंट वंस मेड कैन नॉट बी डिटर्ड व्हेन डिस्प्यूट अराइजेज। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक एग्रीमेंट तो बना लिया कि ठीक है कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है तो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू से सॉल्व करेंगे, बाद में क्या हुआ डिस्प्यूट आ गया और आपने कहा कि नहीं अब हमें ना आर्बिट्रेशन से सॉल्व नहीं करना है इसे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार एग्रीमेंट कर लिया है कि अगर डिस्प्यूट होगा तो उसे ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा, तो अगर इन रियलिटी डिस्प्यूट आता है तो उसे आर्बिट्रेशन के थ्रू ही सॉल्व किया जाएगा। पार्टीज मस्ट अग्री टू बी बाउंड बाय डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, और पार्टीज में एग्रीमेंट हुआ हो कि वो बाउंड है डिसीजन से जो कि दिया गया हो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के द्वारा।
देयर शुड बी कंसेंसस एट आइटम, मतलब दोनों पार्टीज़ का मीटिंग ऑफ माइंड होना ज़रूरी है। जब वो एग्रीमेंट बना रहे हैं तो उनका मीटिंग ऑफ माइंड होना ज़रूरी है। सिग्नेचर ऑफ पार्टीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीमेंट में दोनों ही पार्टीज़ का सिग्नेचर होना चाहिए। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का एक लीडिंग केस है गिरिराज गर्ग वर्सेस कोल इंडिया। इसमें कुछ नहीं था, सिंपल ये बताया गया कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किसी भी तरह से हो सकता है, क्लॉज के फॉर्म में हो सकता है या एक सेपरेट एग्रीमेंट हो सकता है। अब अगर हम देखें तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है, हु कैन रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। तो इसका आंसर है जो कि सेक्शन 8 में दिया गया है। इसमें कहा गया है जुडिशियल अथॉरिटी हैज़ पावर टू रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन इफ वन ऑफ द पार्टीज हैज़ अप्लाइड। क्या हुआ, कोई डिस्प्यूट आया, ये कोर्ट गए, कोर्ट में एक पार्टी ने बताया कि यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है आर्बिट्रेशन का, ठीक है। तो जो जुडिशियल अथॉरिटी है जिसके पास ये गए हैं वो रेफर करेंगे इस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन पे, अगर किसी भी एक पार्टी ने ये चीज़ बोल दी। Not later than the date of submitting his first statement on the substance of dispute। अच्छा, वो ये बात कब तक कह सकता है, जब उसने अपना फर्स्ट जो स्टेटमेंट है डिस्प्यूट को लेके वो बोल रहा हो, या उससे पहले, उसके बाद ये चीज़ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये ना हो कि प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए, जैसे ही वो कोर्ट गया अपनी उसने फर्स्ट स्टेटमेंट दी, या फर्स्ट स्टेटमेंट से पहले ही या फर्स्ट स्टेटमेंट के समय, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद ये चीज़ अलाउड नहीं होगी। Notwithstanding any judgment, degree और ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट देखेगा कि कहीं जो आपने एग्रीमेंट किया है वो किसी जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर के अगेंस्ट तो नहीं है, और उसको ये भी चेक करेगा कोर्ट कि ये जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ये वैलिड है या नहीं है। अगर उसे लगा कि सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ वैलिड है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी है, तो यहाँ पे जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो बाउंड हो जाएगी टू सेंड टू आर्बिट्रेशन, ठीक है। अगर जुडिशियल अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है कि ऐसा जो एग्रीमेंट है वो एग्जिस्ट करता है और एग्रीमेंट जो है वो वैलिड है, ठीक है, एग्रीमेंट जैसे किसी भी तरीके से वो इनवैलिड नहीं है, वॉइड नहीं है, तो वो इस चीज़ को आर्बिट्रेशन को रिफर कर देगा। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इनिशिएटेड, कंटिन्यू एंड अवॉल्ड पास्ड इवन वाइल सच एप्लीकेशन इज पेंडिंग बिफोर जुडिशियल अथॉरिटी। उसने क्या किया, इस चीज़ को आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के पास भेज दिया जुडिशियल अथॉरिटी ने, वहाँ पे इनिशिएशन हो जाएगा, कंटिन्यू होगा, इवन अवॉल्ड भी पास हो सकता है, ठीक है, भले ही वो एप्लीकेशन पेंडिंग है अभी जुडिशियल अथॉरिटी के पास। मतलब जुडिशियल अथॉरिटी ने उसमें कोई भी काम नहीं किया, उसे सिर्फ रेफर कर दिया, और रेफरेंस में क्या हुआ, आर्बिट्रेशन की जितनी भी प्रोसीजर थी वो कंप्लीट हो गई। अब आपको एक चीज़ देखनी है, सिविल डिस्प्यूट। तो यहाँ पे ये चीज़ आई कि आपने जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पढ़ा था क्या होता है, तो उसमें लिखा था रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट। तो कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट में ही समझ में आ गया कि कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट और कोई भी सिविल डिस्प्यूट रेफर किया जा सकता है आर्बिट्रेशन के लिए, ना कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस के लिए आप कभी भी आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे। देखिए, ये एक आपको बॉडी दे दी गई है, इसमें आप जितना हो सके इसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देखें एजेंटियल्स है, तो आप हर एजेंटियल को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि आपका जो आंसर है वो परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपने सीखी कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है और कौन रेफ़र कर सकता है डिस्प्यूट को टू आर्बिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी हम इसी में कंप्लीट करेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोस में। लगभग 3-4 वीडियो में आपका आर्बिट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।